बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। क्या आपने मुनाफिकों की तरफ नहीं देखा जो कहते हैं अपने भाइयों से जिन्होंने कुफ्र किया अहले किताब में से कि अगर तुम्हें यहाँ से निकाला गया तो हम भी ज़रूर तुम्हारे साथ यहाँ से निकल जाएंगे और हम तुम्हारे बारे में किसी की बात हरगिज़ नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सूरह अल हशर की आयत नंबर 11 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, हदीस शरीफ बयान करना चाहेंगे, ज़कात के हवाले से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता उसका माल क़यामत के दिन एक सांप की सूरत में उसके गले में डाला जाएगा। वो सांप उसकी दोनों बाछें पकड़ लेगा और उससे कहेगा मैं तेरा माल हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालदार के लिए ज़कात लेना हलाल नहीं और ना उस शख्स के लिए है जो तंदुरुस्त और तबाह ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ने और अहादीस शरीफ का मुताला करने और उन पर अमल करने वाला भी बना दे। नाज़रीन, आज हफ्ता है 18 रबीउल अव्वल 1433 हिजरी 11 फरवरी सन 2012 है। आज के मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वेलकम सलाम। कैसे? लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़कात सिस्टम जो है ये करोड़ दर्जे हमारे टैक्स सिस्टम से बेहतर है। अगर इसको सही तरह से नाफिज कर दिया जाए, मतलब सदर ज़िया ने कोशिश की थी मगर वो कोशिश सियासी थी। वो अगर दीनी कोशिश होती और उस तरह की कोशिश होती जो मदीने में नाफिज की गई थी तो मैं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम जो है। डॉक्टर साहब, खिलाफत राशिदा के ज़माने में तो ज़कात देने वाले ज़्यादा थे, लेने वाले बिल्कुल ही नहीं। लोग पुकारते थे और कोई मौजूद नहीं होता था। सबसे अच्छा आदमी वो है जो ना ज़कात लेने वालों में से हो ना ज़कात देने वालों में से हो। बिल्कुल सही फरमाया। और नाज़रीन, हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में लीड स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। मुल्क के सियासी मामला अदालती अमूर के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद हो गई, ये आज के नवाब वक्त की लीड स्टोरी है। सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद करेगी। कई रोज़ से नर्म ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बताएं मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालें। ख़त लिख देते तो बेहतर होता। पार्लियामेंट के मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की चीफ जस्टिस। वज़ीर-ए-आज़म के वकील अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। गिलानी ने अदालत में पेश होकर कोई नेकी नहीं की, उन्हें तो आना ही था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी काजी के सामने पेश हुए, रियायत नहीं मांगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फैसले पर अमल दरामद कर दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस साकिब निसार, वज़ीर-ए-आज़म को फैसले की खिलाफ वर्जी का एहसास होना चाहिए। चीफ जस्टिस, सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। जब वज़ीर-ए-आज़म अदालती अहकामात नहीं मानेंगे तो अवाम किस तरह मानेंगे अदालत उज़्मा। और नाज़रीन, आज का नवाब वक्त इदारिया भी इसी से रिलेटेड है। पहले इदारिया भी शामिल कर लेना चाहेंगे कि तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपील मुस्तरद होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुमकिन नताइज हुकूमत फ़र्द वाहिद के बजाय सिस्टम को बचाने की कोशिश करे। इदारिया की आखिरी लाइन है कि वज़ीर-ए-आज़म की इंट्रा कोर्ट अपील भी मुस्तरद की जा चुकी है, इसलिए अब वज़ीर-ए-आज़म गैर मशरूत मुआफ़ी मांग कर या स्विस हुकाम को ख़त लिख कर भी अपने खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे। और तौहीन अदालत के जुर्म में फाजिल अदालत उज़्मा से सजा मिलने की सूरत में चाहे वो ताबरखास्त अदालत कैद की सजा ही क्यों ना हो, आइन की दफ़ा 63(2) के तहत उन्हें पार्लियामेंट की रुकनीत से 5 साल के लिए नाअहलियत का सामना करना पड़ेगा, जिसके बारे में कानूनी और आइनी माहिरीन में कोई दो राय नहीं है। यह तयशुदा अमर है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से NRO केस के फैसले पर अमल दरामद का मामला ठप नहीं होगा, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को सजा मिलने के बाद भी हुकूमत को बाहर सूरत अदालती अहकामात की तामील में स्विस हुकाम को खत लिखना ही पड़ेगा। इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से लीड स्टोरी और इदारिये पर हम डॉक्टर साहब से राय लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अब खत लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को क्या खत लिखना नहीं आता या कि कोई और वजूहात हैं कि अभी तक खत नहीं लिख रहे? वो गालिब का एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ आगाज़ ही में कि खत लिखेंगे घर से मतलब कुछ न हो,
इनको तो पता ही नहीं। मैं खत लिख दो, तुम जैसी भी जुबान उसकी हो, जिस तरह का मामला हो वो एतजाज हसन साहब से लिखवा ले। वो ज़ाहिर है एतजाज इन मुनाफकतों में बहुत माहिर है, वो ऐसा खत लिख सकता है जिससे अदालत भी राज़ी हो जाए और हुकूमत भी राज़ी हो जाए। इससे पहले भी वो वकला को भी राज़ी रखता रहा है और पीपल्स पार्टी को भी राज़ी रखता रहा है और दोनों उससे नाराज़ हो गए हैं। सही, तो ये ऐसा कर सकता है, मगर ये नहीं कर रहे, इनकी नीयत ऐसी नहीं है। 2 दिन बाकी हैं अभी, 13 से पहले क्या हो सकता है? वज़ीर आज़म के पास अब क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें जो बात असल में गलतफहमी की बुनियाद बन रही है वो ये है जी कि सिस्टम को बचाने की बात की जाए। भाई ये आप क्यों कहते हो? क्या एक वज़ीर आज़म के जाने से सिस्टम खत्म हो जाएगा? उन्होंने तो दूसरा वज़ीर आज़म तैयार कर लिया है। खुर्शीद शाह की बातें जो है वो सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म होगा कि ये जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। उन्होंने फिर वही कहना है कि खत नहीं लिखूंगा, इस्तिस्ना हासिल है। हाँ, अच्छा, नहीं, अगर वो कहेगा तो वो भी जाएगा। देखिए ना, फिर एक सूरत निकल आएगी। यानी मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल बनाई जा रही है। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय 10 इन्फेक्शंस वाली जरासीम, एक हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। कुछ तो उन्होंने करना है, सो ये कर रहे हैं। ये शुरू दिन से इनकी ये पॉलिसी थी कि हमने करप्शन करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इससे बचने के लिए क्या होना चाहिए? इससे बचने के लिए ये होना चाहिए जो ये कर रहे हैं। ये अच्छा, यानी आप देखें कि चीफ जस्टिस कहता है कि जनाब ये तो अटार्नी जनरल भी शुमार नहीं कर सकते कि कितने फैसले जो है इन्होंने नहीं माने। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी जाति की बात है। सही। और फिर ये कहा चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को कुछ होश करना चाहिए। पहले वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ वगैरह की पनाह में भी आने की कोशिश की थी, तो फिर वो जरदारी साहब के जो अपनी चालें हैं, वो शातिर आदमी हैं, तो फिर घेर लिया। उसको मालूम हुआ कि मैं जरदारी मुझे बचा सकता है और कोई बात नहीं बचा सकता। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मैं बड़े अदब से चीफ जस्टिस की तस्हीह करना चाहता हूँ कि इन्हें वज़ीर आज़म, इन्हें कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जा रहा, इन्हें कुर्बानी की बकरी बनाया जा रहा है। कुर्बानी की बकरी बकरी, क्योंकि वो नायर आदमी है और करप्ट भी हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये अल्फाज वज़ीर आज़म है, तो वो तो अपनी जो नाअहलियों और सारी ये जो सूरतें, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस, ये दोनों बातें जो हैं लागू ही नहीं होती हैं वज़ीर आज़म गिलानी की हुकूमत पर। न बैड गवर्नेंस न गुड गवर्नेंस, इसको गवर्नेंस भी नहीं आती। यानी ये हुक्मरान ऐसे हैं हमारे कि जो हुकूमत कर रहे हैं और उनको हुकूमत करना नहीं आती है। सही। तो इस मामले से बड़ी आसानी से बचा जा सकता था। यानी जो सियासी शात्रबाजियाँ की गई हैं इस दौर में, तो इसमें एक ये बात भी हो सकती है। अच्छा, मियाँ बरादरान ने भी मशवरा दिया, वज़ीर आज़म खत नहीं लिखते तो कोर्ट जो भी फैसला करे साथ देंगे। नवाज शरीफ साहब का ये कहना है और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि स्विस हुकूमत को खत लिख दें। ये मशवरा दिया उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। वो तो जो ज़ाहिर है यही मशवरे देंगे। देखे ना, अब जब उनकी बारी आई थी तो उन्होंने कोर्ट के साथ क्या किया था। मैं समझता हूँ कि हुक्मरान जो हैं वो किसी अदालत को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत और अदालत जो है वो मुकाबले में होती हैं हमेशा। ये बिल्कुल तय बात है। और वो जो तहजीब याफ्ता मुमलकतें हैं, तरक्की याफ्ता मुमलकतें हैं, पढ़ी लिखी, वो इस बात को जानती हैं कि अदालत और हुकूमत की क्या हदूद हैं और क्या किस तरह के मामला होने थे। अदालत का हाथ जो है फिर भी ऊपर है, हुकूमत उसके नीचे है। मगर जब हुकूमत और अदालत आमने सामने आ जाए, वो हमारे जैसे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में होता है, जहाँ अमरीयत जो है वो पसंदीदा समझी जाती है। अब देखने आलम इस्लाम के किसी मुल्क में जमहूरियत नहीं है, वो मलेशिया में थोड़ी सी है और पाकिस्तान में नाम की जमहूरियत है। यानी अपनी हुकूमत बनाने के लिए ये जमहूरियत का नारा लगा रहे हैं। देखिए ना, मैंने जो पहले बात की सिस्टम बनाने, एक आदमी के लिए आप सिस्टम बनाने की बात करते हैं। मालदीव में देखिए, एक जज साहब के साथ उन्होंने ज्यादती की हुकूमत की जानिब से और वहाँ के सदर को जाना पड़ा। बिल्कुल जाना पड़ा। ये तो है, अमेरिका में नहीं कि बुश तो था और जो अलगोर था वो उनका प्रेसिडेंट, उनके दरमियान झगड़ा था, कोई एक आध वोट का दो तीन पता नहीं क्या मामला था वो, तो उसमें जो अदालत का फैसला था उसको मान लिया गया। बिल्कुल सही है। वो अदालत का फैसला अगरचे बहुत जालिमाना साबित हुआ आलम इस्लाम के लिए कि बुश को सदर बना दिया गया, मगर अदालत का फैसला जो है 13 तारीख को डॉक्टर साहब समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो अदालत का फैसला मान लेंगे और तैयार हो जाएंगे खत देखने पर माफ़ी मांग लें कि जो पहले वो तौहीन अदालत करते रहे। जी, मुझे तो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म ऐसा करेगा, क्योंकि वो साबित कदम आदमी नहीं है। वो कोई क्रेडिबिलिटी उसके पास नहीं है, ना उसके पास कोई क्रेडिट है, उसके पास तो डिसक्रेडिट भी नहीं है। यानी वज़ीर आज़म ऐसा आदमी है कि उसके पास क्रेडिट नहीं है और डिसक्रेडिट भी नहीं है। तो ये
है कि वो करे। अगर उसको लोगों ने ये पावर करा दिया कि जरदारी उसको यूज़ कर रहा है, जरदारी उसको इस्तेमाल कर रहा है, जरदारी उसको कुर्बानी का बकरी बनाकर अपनी हुकूमत जो है उसको बचाना चाहता है, तो ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आज़म जो है अदालत में ये कह दे कि मैं ख़त लिखूँगा। उसके बाद हुकूमत की आपस में ठन जाएगी, ईवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस जो है वो उनकी आपस में ठन जाएगी और एक और मामला जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये बेहतर है, ये मेरे ख्याल बेहतर है। वज़ीर आज़म इस तरह भी अपना नाम बना सकता है। मैं ये समझता हूँ, मैं तो गैर सियासी आदमी हूँ, एक ख्वाब देखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म अगर ऐसा करे तो अवाम की जो हिमायत है वो उसे हासिल हो जाएगी। बिल्कुल सही। अगर वो अदालत की बजाय ईवान सदर के मुकाबले में खड़ा हो जाए तो अवाम की हिमायत जो है वो वज़ीर आज़म के साथ होगी, जरदारी के साथ नहीं होगी। ये बात को समझ नहीं आती। लेकिन अब तो एतजाज़ साहब भी ईवान सदर के साथ खड़े हैं, गिलानी साहब भी ईवान सदर के साथ खड़े हैं, अदालत उज़्मा के साथ कोई नहीं खड़ा। देखें ना, मैंने एतजाज़ पर आजकल में लिखा है, एतजाज़ का तो रवैया शुरू से ऐसा ही है। ठीक है, इस पर मजीद हम बात करेंगे आपके कॉलम में भी। फिलहाल डॉक्टर साहब हम बात करना चाहेंगे मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से। ये भी बहुत अहम खबर है, आज की सुपर लीड स्टोरी है नवाब की कि सेक्रेटरी शवाहिद इकट्ठे करने लंदन जाएंगे। मंसूर एजाज का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 22 फरवरी को रिकॉर्ड होगा। मेमो कमीशन ब्लैकबेरी कंपनी को खत लिख दिया डिप्टी अटॉर्नी जनरल। और नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी के हवाले से भी एक खबर है, कहते हैं कि अमरीकी सफीर के बयान पर दिफा और खारजा सेक्रेटरी से जवाब तलब। मंसूर एजाज का बयान पार्लियामेंट के सिवा कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी रजा रबानी की ज़रिए सदारत इजलास अमरीकी बने नुमाइंदगान में बलोचिस्तान पर बहस में दीगर अमूर पर गौर। ये पाकिस्तान के मामला में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत है, हुकूमत नोटिस ले। और प्रोफेसर खुर्शीद ड्रोन हमलों पर कमेटी की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। हम मेमो गेट के हवाले से बात करना चाहेंगे। मंसूर एजाज का बयान अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से 22 फरवरी को होगा। मंसूर एजाज ने भी कहा कि मुझे खुशी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान रिकॉर्ड कराऊंगा। नहीं, उससे तो खुशी है, लेकिन वो हमें तो परेशान कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मंसूर एजाज ने जितना बदनाम किया है पाकिस्तान को शायद ही किसी ने किया हो। और ये सारी अमेरिका की साजिश है कि ये अमेरिका का प्लांट करता है ये मामला है मेमो गेट। मेमो गेट को पहले खोला गया, फिर उसको बंद कर दिया गया। हम अभी उस पर दस्तकें दिए जाते हैं, वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। तो ये क्या है, इसमें ट्रैप किया गया नवाज शरीफ को भी। नवाज शरीफ को तस्लीम करना चाहिए कि उसे इस्तेमाल किया गया है इस मामले में। इसमें हमारी फ़ौज की भी हद तक हुई है, हमारी अदालत को भी इसमें रुसवाई का सामना करना पड़ा है। ये लेकिन फ़ौज ने जो बयानात दाखिल करवाए उनमें तो उन्होंने तस्लीम किया कि ऐसी साजिश है। और अब मंसूर एजाज मजीद कह रहे हैं कि 22 फरवरी को तमाम शवाहिद पेश करूंगा, हकीकत और सच सामने आ जाएगा। जनाब, मैं पिछली बार भी आपसे अर्ज किया था कि ये कहा जनरल कियानी ने कि ये हकीकत है, तो ये हकीकत तल्ख हकीकत बना दी गई है। ये किसने बनाई है तल्ख हकीकत? देखे ना, मंसूर हकीकत है तो आप नहीं समझते कि चाहे मंसूर एजाज का कैरेक्टर कुछ भी हो, लेकिन वो जो ये बात कह रहे हैं इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। और जो बयान रिकॉर्ड करेंगे मजीद उसको गौर से सुनना चाहिए कि अगर वाकई ये एक साजिश थी तो साजिश करने वालों को बेनकाब करना जरूरी है। ये साजिश मंसूर एजाज की नहीं थी, ये साजिश अमेरिका की थी। और मंसूर एजाज इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका के हवाले से कई साजिशों में मुलव्वस रहा है। बल्कि वो जो कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो थी उसको गिराने के लिए भी मंसूर एजाज ने किरदार अदा किया था। मंसूर एजाज ने ISI के खिलाफ बात की, मंसूर एजाज पाक फौज के खिलाफ बात करता है, तो क्या वो बातें भी सच हैं? फिर ये फौज माने, फौज इसको तस्लीम करेगी, ये भी सच है। मैं समझता हूँ कि ऐसा आदमी जो झूठा है, जो पाकिस्तान दुश्मन है, जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, जो अमेरिका के शहरी है, उसके खत पर अब देखें कि वो कहता है कि जी खत ये मैंने नहीं लिखा, ये मुझे टेलीफोन पर लिखवाया गया है और फिर उसने दिया। उस खत पर कोई दस्तखत नहीं है, उस खत के नीचे किसी का नाम भी नहीं है। जनाब, आपको जो खत आते हैं वो रद्दी की टोकरी में अखबारों में डाल दिए जाते हैं जिनके नीचे नाम नहीं होता है। तो ऐसे खत की क्या हकीकत है? राइट, तो बहरहाल ये तो मेमो गेट कमीशन जो है वही बेहतर फैसला करेगा, चूंकि वो सारी तहकीकात कर रहा है कि इस खत की हकीकत क्या है। ये मेमो गेट जो एक साजिश है जो चल पड़ी है। आप देखें कि अमेरिका के साथ जो तल्लुकात बहाल होने की बात हो रही है, इसमें भी मेमो गेट साजिश शामिल है। इसमें भी ये साजिश शामिल है कि पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया जाए, सही, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा दिया जाए ताकि वो मजबूर हो जाए। अमेरिका की दोस्ती नाकाबिल एतबार है। उसने पाकिस्तान से इतने झूठ बोले हैं, इतने उसने धोखे दिए हैं कि उसकी किसी दोस्ती पर एतबार किया ही नहीं जा सकता। और अब वो घुटने टेक रहा है, अब वो मजबूर हो गया है। अब उसे पता है कि पाकिस्तान से इत्तेहाद करने के बगैर मेरा कोई चारा नहीं है, तब वो झुक रहा है, वो माफ़ी भी मांग लेगा।
सही। वो जो देखे ना, वो मुल्क जो 1 महीने से ज़्यादा अरसे तक माफ़ी नहीं मांगता, अब वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गया है, तो इसके पीछे क्या राज है? डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले 2 खबरें और भी हैं और वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही रिलेटेड है। अडयाला जेल के लापता 7 कैदी परसों हर सूरत पेश किए जाएं सुप्रीम कोर्ट। सेक्रेटरी दिफा, चीफ सेक्रेटरी खैबर पीके भी तलब, DGISI और MI कैदियों की आइंदा समाअत पर पेशी यकीनी बनाएं। बताया जाए कौन इतना ताकतवर है जो अदालती अहकामात नजरअंदाज कर रहा है। चीफ जस्टिस, पारा चनार से 3 अफराद, लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर से 4 अफराद को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। 3 व्हील चेयर पर थे, एक को सहारा देकर एम्बुलेंस में बिठाया गया। और इस पर हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि कैदी लापता हो जाते हैं, उन्हें उठा कर ले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल हुक्म दिया था कि दोपहर 3 बजे तक आप हर सूरत में हसास इदारे जो है इन कैदियों को पेश करें, चाहे हेलीकॉप्टर यूज करना पड़े। मैं फिर बड़े अदब से अर्ज करूँगा, मसद अदब, मैं चीफ जस्टिस को पसंद करने वाला आदमी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म क्या हैं, उन अहकाम की हकीकत क्या है। ये जो लापता अफराद के मुतल्लिक़ केस है, ये कब से हो रहा है, ये कब से मजाक है जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है। उन रोने वालों से, उन जुदाई में पिघलने वालों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। जिनको पकड़ लिया गया वो न जिंदा है न मुर्दा है। डॉक्टर साहब कुछ कर रही है, तो इस वजह से 7 कैदियों को परसों हर सूरत में पेश करने का हुक्म दिया गया। ये कितने अरसे के बाद हो रहा है, ये कितने अरसे के बाद, और वहाँ पे नहीं हुआ। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा ज़ेर समाअत रहे हैं। देखें ना, मैं समझता हूँ कि कई लापता कैदी, लापता अफराद बाजियाब भी करवाए गए। सर मेरी गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक दफा जब फैसला करती है तो उस पर फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। आप उसको आप कहते हैं जी हुकूमत हमारा वो हुक्म नहीं मानती, तो आपका हुक्म तो IAS भी नहीं मानती, आपका हुकूमत तो फौज भी नहीं मानती। इसीलिए तो चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं कि बताया जाए कि कौन इतना ताकतवर है जो अदालती अहकामात पर अमल नहीं होने दे रहा है, नहीं कर रहा। अगर अदालत को ये मालूम नहीं है कि वो कौन आदमी है, तो ये क्या अदालत है। मैं हैरान हूँ और मैं बड़े अदब से ये बातें कर रहा हूँ कि ये क्या सूरत हाल है। यानी एक बात नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बात नहीं है कि इसके हुक्म हुकूमत तस्लीम नहीं करती, इसके अहकामात तो कोई भी तस्लीम नहीं करता। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट है। खुदा की कसम मैं बड़े शर्म से ये बात कर रहा हूँ कि दूसरे मुल्कों में मजाक उड़ाया जाता है हमारी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए। वो फैसला जिस पर अमल दरामद नहीं होता, वो क्या फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो हुक्म दे रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो एहतसाब कर रही है, अमल दरामद करना तो हुकूमत का काम है। डॉक्टर साहब वो नहीं कर रहे, वो ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम क्यों ठहराया जाए। अब जनाब, अब वज़ीर आज़म को बुलाया गया अदालत में, तो एक कैफियत पैदा हो गई है ना, होगा एक मामला। तो ये बात पहले क्यों नहीं हो सकती थी, ये 1 साल पहले नहीं हो सकती थी। यानी इतना जो इंतजार किया गया, ये पहले फिर निज़ाम के हवाले से बातें आना शुरू हो जाती हैं, आपके सियासतदान ही बोलना शुरू कर देते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा एक्टिव हो गई है, जुडिशल एक्टिविज्म का मुजाहरा किया जा रहा है और इंतजामिया के मामलों में मुदाखलत की जा रही है, फिर तो ये बातें होना शुरू हो जाती हैं। फिर देखें कि कितने खौफ हैं जो हमारे विरासत में, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया ताकि निज़ाम भी बचा रहे और मुल्क का नज़्म व नस्क भी सही तरह से चलता रहे। सियासतदानों को इस्लाह का मौका भी दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन ये सियासतदान तो खुद अपनी इस्लाह के लिए तैयार ही नहीं है। मौके ही देती जा रही है ना। मैं कहता हूँ लेकिन अब सजा का वक्त भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल न करे, सुप्रीम कोर्ट तदब्बुर करे। तदब्बुर और तहम्मुल में फ़र्क होता है, क्योंकि तहम्मुल तदब्बुर में मौजूद है, तहम्मुल के बगैर आप तदब्बुर नहीं कर सकते। लेकिन कल की इंट्रा कोर्ट जो अपील खारिज हुई है, आप समझते हैं कि अब तहम्मुल की हदें पार हो चुकी हैं और अब गिलानी साहब की जो ख्वाहिश है, जो उन्होंने बाहर बयान दिया था कि जेल जाने को भी तैयार हूँ, आप समझते हैं कि वो ख्वाहिश पूरा होने का वक्त आ गया है। इत्तेशाम साहब, मेरी गुजारिश ये है कि आप बड़ी अच्छी बातें आपसे होती हैं, आपसे मोहब्बत है, आप ये बताएं कि हुकूमत का जब वक्त ख़त्म हो रहा है, 4 साल उसके पूरे हो गए हैं यार, 5वें साल भी पूरा होने वाला है। वो 12 अक्टूबर में वो इलेक्शन की बातें भी कर रहे हैं। 12 से देखें, ये 12 अक्टूबर की तारीख बड़ी ख़तरनाक है। 12 अक्टूबर को ही नवाज शरीफ 1999 में उसकी हुकूमत तोड़ी गई थी। देखिए ना, हर बात में एक मजाक है, हर बात में एक तंज है, हर बात में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ये बातें की जा रही हैं। हर एजेंसी, हर इदारा और हर जो एक फैसला कुन सूरत हाल में आती है बात, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरे इदारे को ख़त्म करें, दूसरे इदारे को नीचे दिखाएं। अब देखें, यहाँ हुकूमत जो है वो अदालत के खिलाफ है, अदालत जो है वो हुकूमत के खिलाफ डटी हुई है। अब देखिए सब जो हुकूमत और जिस हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव और फिर सदर पाकिस्तान शुरू से ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अदालत उज़्मा के मज़ूल उस वक्त थे, जय साहबान को ना बहाल करने ना रिहा करने पर तैयार थे, तो वो इन जय साहबान के फैसलों पर अमल दरामद आप समझते हैं कि वो करेंगे
अगर वो नहीं करेंगे तो मैं कहता हूँ कि शुरू दिन से ही ये होना चाहिए था। ये सारा खेल जो खेला गया, ये इतनी महंगाइयाँ हुई, इतने अजाब टूटे, इतनी क़यामतें बर्पा हुई इस मुल्क पर, ये क्यों हुआ? मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता था। एहतशाम साहब, आपको मालूम मैं उस तहरीक में शामिल था और शायद मैं उन सहाफ़ियों में से हूँ कि जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था। मुशर्रफ की मुखालफत करने के लिए एक सिर्फ आदमी वो खाकसार अजमल लियाजी है जिसको नौकरी से निकाल दिया गया, मगर मैं खड़ा रहा, मैं दीवार के साथ लग गया। मैं कहा तुम मेरी गरीबी में मुझसे नहीं छीन सकते हो। बिल्कुल सही। और सहाफ़ती बरादरी जो है फ्रंट लाइन पर थे उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त लोगों ने चीफ जस्टिस को निजात दहिंदा समझा था। राइट, चीफ जस्टिस निजात दहिंदा समझा था। यही पर आपको रोकना चाहूंगा, माज़रत के साथ कदा कलामी। तो एक नाज़रीन ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी नुक्ते से कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्हें निजात दहिंदा समझा था वो इस पर किस हद तक पूरा उतरे हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि आपकी कॉल भी हम शामिल करेंगे। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा नंबर भी नोट फरमाइए, नंबर है 0423631269 और हम आपसे भी कहते हैं कि आप भी कॉल कीजिए और बताइए आप किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और निजात दहिंदा के हवाले से जो आपने बात की। मैं वही कहता हूँ ना कि लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा बेचारों को। वो चीफ जस्टिस को अपना महबूब समझते थे। खुदा की कसम उस वक्त किसी भी महबूब लीडर से करोड़ दर्जे ज़्यादा इज्जत का हामिल था चीफ जस्टिस। इतनी इज्जत की गई उसकी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। मुझे मुल्तान का वाक़या याद है कि एक बूढ़ा था जो चल नहीं सकता था, तो उससे पूछा गया कि भाई तुम किधर आ गए हो? उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं उस आदमी देखने वास्ते आया कि जरा बावर्दी जरनैल के सामने डट गए। तो जनाब बिल्कुल सही, मैं समझता हूँ। अच्छा, ये कहा उसने चीफ जस्टिस ने, और मैंने इसकी तारीफ की। उसने कहा ये कौन है? हम तो बावर्दी जरनैल के सामने डट गए थे जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता था। तो ये तो सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म। बिल्कुल सही, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम कॉलर्स का सिलसिला शुरू करना चाहेंगे आपकी इजाज़त से। पहले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी राना साहब फरमाइएगा। डॉक्टर तो सवाल करना है। जी डॉक्टर साहब, आज तक जितने भी हुक्मरान हमारे आए हैं किसी ने आज तक आके महंगाई को कम नहीं किया, दहशतगर्दी कम नहीं किया, बेरोजगारी खत्म नहीं की। तो जो बोलते हैं जी हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, हम जमहूरियत हमने खानी है, जमहूरियत हमारे किसी काम नहीं आ रही। और मैं 1984 से लेकर अब तक होमवर्क कर रहा हूँ कि महंगाई किस तरह कंट्रोल होगी, बेरोजगारी किस तरह खत्म होगी, दहशतगर्दी किस तरह खत्म होगी। मैंने इसका बहुत होमवर्क किया और ये बहुत सारा आसान काम है। अगर हुकूमत करना चाहे तो ये आसानी से डॉलर की कीमत 50 रुपए पे आ सकती है। तमाम गैर मुल्की करेंसी हैं उनकी कीमत डाउन हो सकती है। पेट्रोल, डीजल, खाद, बिजली, गैस हर चीज सस्ती हो सकती है अगर हमारे हुक्मरान पाकिस्तान के साथ मुखलस हों। राइट, ठीक है राना साहब, थैंक यू वेरी मच जी। ख्वाजा अंजुम साहब की कॉल पे शामिल करने जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, हमें लाइन ड्रॉप हुई है जी। जमहूरियत किसी काम नहीं आ रही, जमहूरियत को लोग खाना नहीं चाहते। लोगों को खाने के लिए रोटी चाहिए, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, लेकिन रोटी कपड़ा मकान इस हुकूमत ने छीन लिया है। जमहूरियत का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कि वो हुकूमत जो लोगों के काम आए, लोग जिस हुकूमत को बनाए जो लोगों के लिए हो, तो वो जमहूरियत है। तो वो क्या जमहूरियत है कि आप मुंतखब होने के बाद 5 साल के लिए डिक्टेटर बन जाते हैं और आप कहते हैं कि 5 साल का वक्त मुझे मिला है, मैं जो मर्जी करूं, और ये जमहूरियत है। अगर ये जमहूरियत है तो मैं जमहूरियत पर लानत भेजता हूँ। और कोई आपके खिलाफ कोई बात कह दे तो आप कह रही जमहूरियत का मुस्तकबिल खतरे में है। ये बड़ी ज्यादती की बात है। और मैं समझता हूँ यही बात, अदालत को पहले तो इस बात को वाज़ेह करना चाहिए था कि हुकूमत क्या होती है और जमहूरियत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है और रियासत क्या होती है। सही। तो जो देखे ना, आप मुझे ये बताएं, मैं बड़े एहतराम से अपने चीफ जस्टिस, जिस पर मैंने सार के नारे लगाया करता था और अब भी मैं लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि उन्होंने कोई एक फैसला किया है जो अवाम के हक में हो, जो अवाम के हक में हो। कोई एक फैसला आप बताएं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने किया हो। कराची खुद नोटिस लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहां पर कार्रवाई हुई जी, टारगेट किलिंग रुक गई, अब फिर शुरू हो गई है। देखे ना, नहीं अमल दरामद करना तो देखिए हुकूमत का काम है। वहाँ पे सिंध हुकूमत है, वहाँ पर वजारत दाखिला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए थे कि एजेंसीज जो हैं वहाँ पर पकड़ें और टारगेट किलर्स को सजा दी जाए। वहाँ का निज़ाम है, वहाँ पर हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जनाब शेरशाह सूरी के ज़माने में कत्ल होता ना जहाँ कत्ल होता था, वहाँ जो शहर का कोतवाल था उसको कत्ल कर दिया जाता था।
और कत्ल होना बंद हो गए थे। यानी फैसला करें, उस पर अमल दरामद करें। ये कड़ी सजाएं, मतलब छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती होती है, क्यों होती है, होती रहती है। ये जनाब हमारे वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ चले जाते हैं, अच्छी बात है, उनको उनकी चले बदनामी में इजाफा होता है। मगर एक मरतबा ऐसे दरिंदे को उस पूरे शहर के सामने चौक में जिंदा जला दिया जाए तो फिर मैं देखूंगा कि किस तरह से। आप कहते हैं कि जो टारगेट किलर्स पकड़े गए उनको सरेआम फांसी दी जाए बाज़ार कायद के सामने? बिल्कुल सरेआम फांसी दे, उनको सरेआम फांसी दे। ठीक है ना, जो दहशतगर्द हैं, भत्ताखोर हैं, उनके साथ भी ये सलूक किया। मैं कहता हूँ कि जो आदमी कत्ल करता है वो किसी रियायत का मुस्तहिक है? बिल्कुल नहीं। ये तो वही डॉक्टर साहब गुजरांवाला से 2 कॉलर्स हमारे साथ। आफ्ताब साहब हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। पर वो मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम ये जनरल मुशर्रफ साहब और भारतीय वजीर आज़म मनमोहन सिंह के साथ जो इनकी मुज़ाकरात कामयाब हुए थे ना, जनरल मुशर्रफ जी के दौर में है, तो वो रुक गया सिलसिला। तो वो बहाल होना चाहिए। ये जो बस सर्विस चलती है रोजाना की बुनियाद पे चले और लोगों के जो ठीक। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच आफ्ताब साहब, आपकी बात समझ गए। सलामत साहब भी गुजरांवाला से ही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम इख्तिसाम साहब। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा सलाम साहब। डॉक्टर साहब, आपने जो यानी अपना माइनॉरिटीज के लिए खिदमत सर अंजाम दी, उसको मैंने यानी पाकिस्तान की पहचान जे सालिक के यानी किताब में मैंने पढ़ा और मैं आपको अप्रिशिएशन देता हूँ। बड़ी मोहब्बत। मेरा ये सवाल है कि ये जो 18वीं तरमीम और दूसरी ये जो आइन की जंग लड़ रही है हुकूमत, इससे गरीबों को क्या फायदा पहुंचेगा? क्या गरीबों को रोटी मिल जाएगी, गरीबों को गैस मिल जाएगी, गरीबों को पानी मिल जाएगा, गरीबों को लाइट मिल जाएगी? ये बड़े मसाइल हैं। प्लीज आपके चैनल के तवस्सुत से हुकूमत आला से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने मामलात अपनी जगह पे रखिए। बहुत शुक्रिया जी। सरफराज साहब भी हमारे साथ चकवाल से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सरफराज साहब। हेलो जी फरमाइएगा सरफराज साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर गुजारिश ये है कि ये जो हुकूमत वापदा की निजकारी कर रही है और जबकि ये एस्को कंपनी और ये बाकी प्रॉफिट में जा रही है, तो इस सिलसिले में जरा थोड़ा सा ये राइट। ठीक है सर, अभी हम बात करते हैं वापडा की निजकारी के बारे से, लेकिन पहले जो बात की आफ्ताब साहब ने कि भारत के साथ ताल्लुकात रोजाना की बुनियाद पर बस सर्विस चलनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो भारत के साथ रवाबत के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, ना अमेरिका के साथ रवाबत के हक में हूँ। मैं समझता हूँ कि ये धोखेबाज हैं। मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मेरा ये इंदिया है और मेरा शुरू से नजरिया है कि पाकिस्तान के रवाबत चीन के साथ होने चाहिए। ठीक। अब सूरत हाल ये है कि चीन के साथ 25% रवाबत है और अमेरिका जो है उसके साथ 75% रवाबत है। पहले तो उस बैलेंस को कायम करना चाहिए कि हम चीन के साथ भी वैसे ही तल्लुकात बनाएं और लोगों का रुझान चीन की तरफ होना चाहिए, अमेरिका की तरफ नहीं होना चाहिए। वो तो यूँ है कि हुक्मरान चूँकि अमेरिका के गुलाम हैं, इसलिए वो लोग जो हैं वो भी इस भेड़ चाल में मुब्तला है। वरना चीन ये देखे ना, मैं समझता हूँ कि जो मुसलमानों की रवायतें हैं उनको भी ये झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन एक रवायत है बाकायदा कि चीन जाओ, तुम्हें इल्म सीखो, खात्मे चीन ही जाना पड़े। ये देखें, ये क्यों कहा? इल्म क्या है? इल्म टेक्नोलॉजी है, इल्म साइंस है। ये एक साइंसदान ने कहा है कि अरबी में साइंस का जो मुतबादल लफ्ज़ है वो इल्म है। सही। और इल्म हासिल करने पर कितना जोर दिया गया है। तो हमें चीन से इल्म सीखना चाहिए। हम अमेरिका में इल्म सीखने के लिए क्यों जाते हैं? अमेरिका जो कुछ करेगा हमारे साथ उसमें खोट होगा, उसमें झूठ होगा, उसमें दुख होगा, और भारत भी ऐसे ही करेगा। चकवाल से सर हमारे साथ कॉलर है, वो कॉल शामिल कर लेते हैं काफी देर से। ताशफीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, आपकी मुल्क के मामलात पर कैसी नजर होती है? सर, ये सैयद जमात अली शाह जो इंडस वाटर कमिश्नर था और ये बैरून मुल्क फरार हो गया है, किसी चैनल ने, किसी हुकूमती जिम्मेदार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बताया जाए कि इसने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान का कितना पानी इसने बेचा है। राइट जी, ठीक है ताशफीन भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। रऊफ ताहिर साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, और मेरी तरफ से डॉक्टर नियाज़ साहब को भी सलामत कर दें। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। तो मेमो गेट का ताल्लुक है, वो मामला मेमो कमीशन में है और हमें उसी को तय करने देना चाहिए कि इसकी क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। क्या ये कोई ड्रामा था या हकीकत? इसलिए ज़ाहिर बात है मेमो कमीशन कायम किया गया है। और एक और मुस्तज़िद मैं ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारी कौम की उम्मीदों का वाहिद मरकज बन गई है। हमें इसके बारे में बेएतबारी पैदा करने की बजाय
कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोग इसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे, हम उनकी मजम्मत करें। बाकी यही ये बात कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के हक में क्या फैसला किया है, आप ये बताएं कि NRO केस जो है उसमें $60 मिलियन जो है वो पाकिस्तानी कौम का पैसा सर, फिर NLG स्कैंडल है, फिर उसके बाद एंटर पावर का स्कैंडल है, हज स्कैंडल है, पंजाब बैंक के स्कैंडल्स है। इसमें किन लोगों के पैसे थे? अवाम ही के पैसे थे ना सर जी, जो रोके गए, और अरबों रुपए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाए हैं। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को मुजम्मत करने के बजाय उन लोगों की मुजम्मत करनी चाहिए कि जो हमारे इस इदारे को गैर मुअस्सर बनाने। राइट, बिल्कुल सही। रऊफ ताहिर साहब, इस पर हम बात करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की मुजम्मत नहीं करनी चाहिए बल्कि तारीफ करनी चाहिए। वाहिद मरकज इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस। मैंने भी यही बात की थी शुरू में, आगाज में मैंने भी, ये रऊफ ताहिर साहब ने मेरी तारीफ की है और इनका बहुत शुक्रिया। देखिए ना, सदर अयूब ने दरिया बेचे थे और जमात अली शाह ने पानी बेच दिया। अजीब गरीब सूरत है। अच्छा, आप देखें कि जमात अली शाह जो कुछ करता रहा, यानी भारत का एजेंट था वो, अमेरिका का एजेंट था वो करता रहा और हमारी हुकूमत को पता नहीं चला। मुझे लगता है कि हुकूमत भी शामिल थी इसमें। ECL में नाम होने के बावजूद जमात अली शाह कैसे फरार हो गया? ये देखे ना, अब ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को ख़राब करने में, इस मुल्क को तबाह करने में, बर्बाद करने में, बदनाम करने में जितना इस हुकूमत का हिस्सा है, शायद वो पिछली सारी हुकूमतों का। लेकिन डॉक्टर साहब, जमात अली शाह को फरार करवाने में जो लोग मुलव्विस हैं उनको भी अभी तक नहीं पकड़ा गया। नहीं पकड़ा गया और जमात अली शाह चला गया। अच्छा देखे ना, ये कितनी जाती है। यानी आप कालाबाग डैम नहीं बना सके, उसके लिए भी भारत ने यहाँ पर लोगों को पैसे दिए और करप्शन की और सारा कुछ किया, असफानदार वाली और ये सिंध के जो लोग हैं। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि जो आदमी मार्शल लॉ लगा सकता है, जो आदमी आमरीत 10 साल कर सकता है, वो कालाबाग डैम क्यों नहीं बना सकता? सही। फिर अजीब बात है एहतशाम साहब, आप ज़रा गौर कीजिए कि क्यों ये, मैं कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो भारत के यानी पैसे लेने वाले हैं और ये हर वो काम नहीं करने देते जो पाकिस्तान के हक में होता है, हर वो काम। अब देखें कि वो जो पेशावर में एयरपोर्ट है उसको बादशाह खान एयरपोर्ट का नाम दे दिया गया। ये बादशाह खान वो है जिसने पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं किया था। अब कौन है जो कहे कि भाई आप क्या कर रहे हो? मैं समझता हूँ कि इन्होंने बादशाह खान की रूह को बर्बाद किया है, रूह को नुकसान पहुँचाया है। वो तो भाई आपके पाकिस्तान में दफन भी नहीं होना चाहता था, आपने अपने एयरपोर्ट का नाम उसके नाम पर रख दिया। डॉक्टर, बलूचिस्तान के हवाले से हम ज़रूर बात करना चाहेंगे कि तजियाती रिपोर्ट है कि अमेरिका की ललचाई नज़रें बलूचिस्तान के पोशीदा कुदरती वसाइल पर है। बलूचिस्तान को आलमी सतह पर शोरिश ज़दा करार देकर अमरीकी हुकूमत नया महाज खोलने की तैयारी कर रही है। CIA में बलूचिस्तान वॉच डेस्क के क़याम के हवाले से नवाब वक्त 19 जनवरी को स्टोरी शाया कर चुका है। फिर पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी एहतजाज किया है। अमरीकी हुकाम से बलूचिस्तान पर बहस दहशत गर्दों की मदद करने के मुतरादिफ है, ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं। आप अमेरिका से दोस्ती में अंधे हुए जा रहे हैं, उसको फ़ज़ाई रास्ते से सप्लाई अभी भी बहाल है, जारी है, और दूसरी जानिब ज़मीनी रास्ते से बहाल करने के लिए आप पर तोल रहे हैं। बेचैन है हमारी हुकूमत। वज़ीर ख़ारजा का बयान देख लें, अहमद मुख्तार साहब का बयान देख लें, उनका तो बस नहीं चल रहा कि आज ही सप्लाई खोल दें। क्या कहेंगे? आप इन लोगों की बात करते हैं। डॉक्टर कदीर ने कल बयान दिया है कि ड्रोन हमले जो हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसके लिए जवाबदेह जो है वो जनरल क्यानी है। अगर पाकिस्तान पर हमला हो जाता है तो जनरल क्यानी इंतजार करता रहेगा कि ऐवान सदर से ग्रीन सिग्नल आएगा तो मैं पाकिस्तान की हिफाजत करूँगा। तो ये क्या बात है भाई? एबटाबाद का वाक़या होता है, उसमें कुछ पता नहीं चला आज तक कि उसमें हुकूमत इन्वॉल्व थी या फ़ौज इन्वॉल्व थी, नाअहली किसकी थी, हुकूमत की थी या फ़ौज की थी। तो जनाब, आपके मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो तो हमें समझ ही नहीं आती कि ये क्या सूरत हाल है, और एक अनदेखा खौफ है जिसने हमें घेर रखा है। एक खौफ से कैसे निकलें? किस तरह से इस मुल्क के मामलात दुरुस्त होंगे? इस खौफ से आप नहीं निकल सकते जब तक यहाँ से अमेरिका नहीं निकल जाता। ये बिल्कुल सही बात है कि इस तमाम तर सूरत हाल से, इस खौफ से, इस अंधेपन से, इस जिल्लत से, इस बदनामी से, इस नाकामी से आप नहीं निकल सकते जब तक इस खत्ते से अमेरिका नहीं निकल जाता। अब देखें ना, अमेरिका को कैसे निकालेंगे? पाकिस्तान में भी आप इनकलाब देख रहे हैं कि उसी तरह मार दाड़ हो, लोग उठाकर बाहर फेंके ऐवान सदर से लोगों को, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लोगों को, फिर वहाँ का सामान लूटा जाए, फिर वहाँ पर नए लोग आए और एक इनकलाब इस तरह से आए। किस तरह से तब्दीली आएगी? अब सदर अयूब निकला तो कुछ हुआ, उसके बाद ज़िया गया कुछ हुआ, ज़िया गया कुछ हुआ, भुट्टो गया कुछ हुआ। तो जनाब, ये क्या सूरत हाल है? ये तो ड्रामा है जो किया जा रहा है, और ये ड्रामा स्टेज भी अमेरिका ही करता है। अमेरिका ही हुकूमतों को बनाता है और अमेरिका ही हुकूमतों को गिराता है। और मैं आपसे ये बात बताऊं, ये एक अंदेशे की बात है जो मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए, कि बलूचिस्तान पर अमेरिका कब्जा कर लेगा।
कब्जा कर लेगा? बिल्कुल मुझे लगता है, बिल्कुल हाकिम बदहन। देखिए मशरिकी पाकिस्तान नहीं उन्होंने ले लिया था, उसका बहरी बेड़ा जो है वो अभी तक आ रहा है, उसका बहरी बेड़ा जो है वो पाकिस्तान की। हमारी फौज ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं कि आसानी के साथ कब्जा कर लेगा? जी मैं समझता हूँ कि फौज जो है वो ड्रोन हमले तो बंद नहीं करा सकती, ड्रोन हमले तो हो रहे हैं, तो अब जो दूसरे हमले होंगे तो उनसे कैसे मामला होगा? बहुत सारी बातें हैं जो मेरे जहन में। मैं जनरल कियानी से मोहब्बत करता हूँ, पसंद करता हूँ उस आदमी को, वो शरीफ आदमी है, खामोश आदमी है, और मुझे खामोश आदमी जो है वो अच्छे लगते हैं, गहरे आदमी होते हैं, सच्चे आदमी, वो बिलवतन है वो। लेकिन मैं समझता हूँ फौज के मोटो में जिहाद फी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ भी शामिल है, लेकिन अब तो जिहाद का नाम ही नहीं लेने दिया जाता। अब क्या बात करते हैं? इस जनरल ज़ियाउल हक ने ये तमाम जगहों पर कुरान मजीद रखवाया था और जहाँ नमाज़ें रखवाई थी, वो कहाँ गई? तो जनाब जो हुकूमत आती है वो बदल देती है सूरत हाल को। हर के आमद इमारत है ना साख्त, जो आता है वो अपनी नई इमारत बनाता है, उसको नए महल में रहना। अवाम क्या करें डॉक्टर साहब? मैं समझता हूँ अवाम ने क्या करना है, बेचारों ने, अवाम ने क्या करना है? अवाम ने क्या किया है अब तक? पंजाब पर हुकूमत करते रहे, यहाँ पर मुगल हुकूमत करते रहे, बाहर से जो भी आया वो भी हुकूमत करता रहा, अंग्रेज भी हुकूमत करते रहे, पंजाब नहीं बोला। अब ये हुकूमत कर रहे हैं, पंजाब नहीं बोलता। क्या लोगों को मालूम नहीं है कि जरदारी और गिलानी की हुकूमत क्या कर रही है? तो किसी ने कोई बात की? डॉक्टर साहब मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि बलूचिस्तान के मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। और ये जो बात इन्होंने की है और आई भी है, आपने खबर पढ़ी है कि वहाँ वसाइल जो हैं उन पर नज़र है अमेरिका की। अमेरिका ने इराक पर क्यों हमला किया? वसाइल के लिए। अमेरिका ने लीबिया को क्यों जलील किया? वसाइल के लिए। अमेरिका सऊदी अरब को क्यों जकड़े हुए है अपने? राइट, बिल्कुल सही फरमाया नाज़रीन, हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। यही बात डॉक्टर साहब ने भी की है। बलूचिस्तान में जो वसाइल हैं हमारे, वो हमारी हुकूमतों ने क्यों इस्तेमाल नहीं किए? देखे ना, मैं ये सवाल करता हूँ अपनी सारी हुकूमतों से, लियाकत अली खान से लेकर अब तक, कि उन वसाइल को क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? और वो जो कोयला पड़ा हुआ है सिंध में, वो किसके लिए पड़ा हुआ है जी? वो क्या सदर जरदारी की किसी बहन के लिए पड़ा हुआ है? मजीद गुफ्तगू भी हम करेंगे नाज़रीन। बढ़ते हैं आज के नया वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम भी डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाजी साहब का ही कॉलम है। आज इन्होंने लिखा है कि एतजाज़ खुद तौहीने अदालत कर रहा है। लिखते हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और एतजाज़ हसन की पुरानी तस्वीर शाया हो, जिसमें एतजाज़ चीफ जस्टिस की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर एतजाज़ चीफ जस्टिस के ड्राइवर ना बनते तो ना लीडर बनते और ना वकील बनते। एतजाज़ खुद तौहीने अदालत किस तरह से कर रहे हैं? वो कर रहे हैं बिल्कुल। देखें, चीफ जस्टिस कहता है कि तौहीन हुई है, वो कहता है कि तौहीन नहीं हुई, तो ये तौहीन अदालत नहीं है तो क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है कि चीफ जस्टिस जो है उसने बाकायदा फर्द जुर्म आयद करने के लिए ये मामला कर दिया है। हालांकि मैंने कई दफ़ा कहा, वो बार बार मैं कहता हूँ, हालांकि फहरिस्त जुर्म जो है वो लानी चाहिए सामने। लेकिन ना, इन लोगों को हीरो क्यों बनाते हैं आप? इन लोगों को पहले विलन बनाओ। इन लोगों के जो नाकर्दियाँ हैं, इनकी नायलियाँ जो हैं, इनकी करप्शन जो हैं, वो सामने लाओ, वो फहरिस्त सामने लाओ कि उन्होंने क्या क्या किया है इस मुल्क के साथ। उसके बाद ये बातें करो। तो फर्द जुर्म जो है वो क्या चीज़ होती है? फहरिस्त जुर्म लगाओ। चीफ जस्टिस साहब निजात दहिंदा हो आप इस कौम के, फहरिस्त जुर्म लगाओ कि इसने लोगों के साथ कितने जुर्म किए हैं, इस हुकूमत ने लोगों को कितनी जिल्लत और कितनी अज़ियत से आशना किया है, इसकी बात होनी चाहिए। तो ये इत्साफ जो है, इत्साफ का किरदार ही है शुरू से। राइट, कि मैं समझता हूँ कि ये दोगली पॉलिसी चलता रहा है हमेशा, और हमेशा ये क्या वकील इसकी इज्जत करते हैं? वकीलों ने इसके खिलाफ नारे लगाए पहले दिन जब ये अदालत से निकला। इसने कहा था कि मैं चीफ जस्टिस के सामने पेश नहीं होऊंगा, तो क्यों पेश हुआ है अब? देखिए ना, अगर ये सेनेट का टिकट लेता है तो फिर बात सामने आ जाएगी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। इंतहाई माज़रत के साथ कता कलामी होती है, लेकिन वक्त की कमी एक बार फिर आ रही है। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मजीद तफसील के साथ बात होगी आपसे। नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो ऐन इस्लाम है, जो चीज़ अच्छी नहीं है वो इस्लाम नहीं है, क्योंकि इस्लाम का मतलब ऐन इंसाफ है। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। हमारे लिए मिशल राह है एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।